हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग जीएस में फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे थे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। कह रहा है तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभ की संलयन, नाभ की विखंडन। देखिए संलयन और विखंडन ये क्या होते हैं, इनको थोड़ा समझ लें। इसका आंसर वैसे नाभ की संलयन हो जाएगा, क्योंकि सूर्य पे ऊर्जा का स्रोत क्या, नाभ की संलयन होता है। संलयन में क्या होता है, तो हाइड्रोजन एटम मिलके, ठीक है, हीलियम एटम बनाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं संलयन। संलयन का मतलब है चीज़ों का मिलना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, न्यूक्लियर से दो चीजें फ्यूज करती हैं, आपस में मिलती हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हीलियम एटम बनाते हैं, यही ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य पे बहुत ढेर सारी ऊर्जा निकलती है, हाइड्रोजन दो मिलकर हीलियम बनाते हैं, साथ में बहुत सारी ऊर्जा, इसको बोलते हैं नाभ की संलयन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, याद रहेगा हमेशा। इसमें विखंडन में क्या होता है, एक बड़ा सा एटम यूरेनियम का या कोई हीलियम ही समझ लीजिए, इसको तोड़ के दो छोटे छोटे हिस्से होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, इसको बोलते हैं फिजन। यहाँ पे विखंडन दिया हुआ, इसको बोलते हैं फिजन। ये किसमें काम आता है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में काम आता है। ठीक है, तो सूर्य पे ऊर्जा का स्रोत क्या, नाभ की संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। याद रहेगा। 52 देखेंगे। तारों व आकाशगंगा के व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। कौन सा उपकरण है जो तारों आकाशगंगा का व्यास मापता है। ठीक है, तो देखो इसका इंटरफेरोमीटर है। आप बीएससी एमएससी फिजिक्स में पढ़ेंगे। इसमें क्या, इंटरफेरोमीटर से क्या होता है, दूर का तारा है उसके प्रकाश को मेजर किया जाता है ना। प्रकाश है तो उसको प्रकाश को मेजर किया जाएगा और उसी की लाइट के हिसाब से पता चल जाएगा कि इसका जो है डायमीटर कितना है, व्यास कितना है, ठीक है, कितना साल पुराना है, ये सारा सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है, तो इंटरफेरोमीटर। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। 53 बल का गुणनफल है। देखो बल यानी कि फोर्स F, और F इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन यानी द्रव्यमान, ये लिखा, और ए यानी त्वरण, ये लिखा। ठीक, तो ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। 54 कह रहा है शरीर का वजन पृथ्वी के सतह पर सभी जगह बराबर नहीं, सभी जगह बराबर नहीं होता। देखिए पोल्स पे, ये पृथ्वी हमारी जो होती है, इसमें पोल्स पे जो है, पोल्स के ऊपर ये वजन जो है हमारा सबसे ज़्यादा, क्योंकि जी की वैल्यू पोल से सबसे ज़्यादा होती है। तो कहाँ लिखा है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बिल्कुल सही, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, जबकि विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। ठीक है, विषुवत रेखा सबसे कम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू सबसे कम होती है और यहाँ पे जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा। ठीक, 55 देख लेते हैं। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर क्या होता है। चंद्रमा पर हम जानते हैं ग्रेविटी 1/6 होती है ना, तो 600 का 6 से डिवाइड कर दो, 1/6 कर दो, यानी 100। तो ऑप्शन हमारा डी वाला करेक्ट है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना। देखो भार है 29.4, तो इसको अगर जी से हम डिवाइड करें, ग्रेविटी कितनी होती है 9.8, 9.8 से इसको डिवाइड करो, 9 3 27 और 8 3 बार में जाएगा, यानी 3 किलोग्राम उसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा। ठीक है, द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, भार बदलता रहता है जी की वैल्यू के हिसाब से। जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा है वहाँ भार ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ जी की वैल्यू कम है वहाँ भार कम हो जाएगा। ठीक, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू कम होती है ना। चंद्र तल पर, ऑप्शन सी देखेंगे, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प होता है, यानी कम होता है, काफी कम होता है। अत्यल्प यानी अत्यधिक कम होता है ना, अल्प। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या होगा। देखो 1 किलोग्राम द्रव्यमान है किसी चीज का, उसमें जब ग्रेविटी यानी 9.8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वजन हो जाएगा 9.8, या भार हो जाएगा। ठीक, 59 में कहना है जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। ठीक, तो ये होता है टॉर्क, ये टॉर्क की परिभाषा ही है। ठीक है, टॉर्क पढ़ेंगे, टाउ से इसको डिनोट करता है। फिर लिखा है ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे लंबवत होती हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे हमें। ठीक, जी जो ध्वनि होती है ये कहीं भी बदलती नहीं है। 300 वैक्यूम में अगर देखा 320 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये ट्रेवल करती है, ये भी हमें याद रहेगा। ठीक है, कहेंगे श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो कहें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। हम जो सुन सकते हैं, श्रव्य परिसर हमारा क्या है, हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। 20 से नीचे नहीं सुन पाएंगे, 20,000 से ऊपर भी नहीं सुन पाएंगे। ठीक है ना। वायु में ध्वनि का देखो 332 मीटर आगे, 332 मीटर प्रति सेकंड चाल होती है। यदि दाब बढ़ा दिया जाए तो दाब वगैरह बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 332 मीटर प्रति सेकंड ही चाल रहेगी। ठीक है, ध्वनि की चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 63 पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो इंग्लिश वाले समझ ले, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, इसको ही बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये होता कब है, जब हम किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हैं। मतलब
ऐसे मीडियम से जिसकी फ्रीक्वेंसी कैसी जिसकी सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, ज़्यादा है, और उससे हम बाहर जाते हैं किसी हल्के मीडियम, जैसे कि पानी से हम बाहर निकल के जाएँ कहाँ, हवा में। ठीक है, तो अच्छा यहाँ हीरा हमें दिख गया, तो यानी कि ऑप्शन ए ही होना चाहिए, फिर भी देख लेंगे बाकी ऑप्शन। हीरे से कांच में जा रहे हैं, हीरे कैसा है भाई, डेंसर मीडियम है, इसका ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कांच में जाएंगे उसका कम होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया। जल से कांच में जाएंगे तो ये नहीं, देखो कांच का ज़्यादा होता है, जल का कम, तो कम से ज़्यादा में नहीं, हमें ज़्यादा से कम में जाना है, इसलिए ये वाला बोला जाएगा। वायु से जल में भी देखो कम से हम ज़्यादा में जा रहे हैं, वायु से कांच में कम से, ये नहीं बने, है ना, ऑप्शन ए ही इसका सही है। ठीक, 64 कह रहा है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अभी ऊपर था क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ऑप्टिकल फाइबर, क्या ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल रिफ्लेक्शन, इसको क्या है प्रकाश तंतु, इसको क्या बोलेंगे ऑप्टिकल फाइबर इंग्लिश में। ठीक है, दोनों चीज़ समझो, कभी कभी क्या करते हैं कि हिंदी के क्वेश्चन में भी इंग्लिश का ही वर्ड लिख देंगे, है ना, हो सकता है, तैयार रखो। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखो प्रकाश ऊर्जा यानी कि सूर्य की सपोज को रोशनी आ रही है, उसको हम किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में, अपनी बिजली बनाते हैं, तो क्या करता है सोलर पैनल करता है, सौर सेल है ना, जो सौर सेल है वही बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो देखो ये जनरेटर यानी डायनमो का काम है, डायनमो का है या जनरेटर का, है ना, जो हमारा नॉर्मल जनरेटर भाषा में बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत बना देता है वो, है ना। सूर्य के केंद्र का ताप देखो, ये समझ लो सूर्य के केंद्र का ताप इतना होता है, ठीक है, इतना 1.5 इंटू 10⁻⁷ केल्विन, इसको 1.5 करोड़ केल्विन भी बोल सकते हैं। ठीक, इस तरह सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है, अब दाब ये होता है, ये यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है, देख लो 2 इंटू 10⁻16 है ये, ठीक है, कितना है 2 इंटू 10⁻16, तो ये हो जाएगा हमारा। परमाणु रिएक्टर आधारित है, देखो परमाणु अभी बताया था, सूर्य पर जो ऊर्जा बनती है वो किससे बनती है, नाभिकीय संलयन से, लेकिन ये जो रिएक्टर होते हैं परमाणु रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये क्या नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 70 वाला कह रहा है साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, क्योंकि वो अपनी जो ग्रेविटी या कहेंगे जिसको अपना केंद्र जो है गुरुत्वीय केंद्र, उसको जो है मेंटेन करने के लिए, तो यहीं पे दिया, ऑप्शन बी सही है इसका। कौन सा ऑप्शन 20 का सही है, वह झुकता है ताकि गुरुत्वीय केंद्र आधार के अंदर बना रहा है, ठीक है ना, वह उससे गिरने से बचाएगा। ठीक, बाकी और नहीं, बी वाला सही है। दूध से क्रीम निकालने के लिए कौन सा बल लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी ये अपकेंद्री बल, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इंग्लिश वाले समझ लो, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अपकेंद्री बल, दूध से क्रीम निकालने का कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल, है ना, जो बाहर की तरफ लगता है, केंद्र से बाहर की तरफ लगता है, तभी तो हमारी बाहर इकट्ठा हो जाती है ना सब मलाई, है ना, क्रीम। ठीक, जब एक पत्थर को चांद की सतह पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, नहीं द्रव्यमान नहीं बदलेगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, द्रव्यमान नहीं बदलेगा लेकिन भार तो बदल जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू यहाँ बढ़ जाएगी, है ना, तो भार बढ़ जाएगा। ठीक है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है, जो पृथ्वी से निकटतम कौन है, सूर्य से अगर स्टार्ट करें हम, पहले आता है बुध, है ना, और बुध के बाद आता है शुक्र, और शुक्र के बाद आती है पृथ्वी, तो ये जो शुक्र ग्रह है हमारा, यही हमारा जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम। और एक चीज और बता दें, सूर्य के पास में अगर देखा जाए तो ये तो बुध है, सूर्य से निकटतम कौन था, बुध है, मगर अगर ये पूछे सबसे गर्म सबसे हॉटेस्ट जो है प्लैनेट कौन सा है, तो वो भी शुक्र है। इसका कारण भी जान लो, कुछ लोग कहेंगे बुध पास में तो बुध गर्म होना चाहिए सूर्य से, नहीं, शुक्र के एनवायरनमेंट में क्या है, CO2 बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसको ये बहुत ज़्यादा गर्म प्लैनेट बना देती है ना, तो शुक्र क्या कहता है, हॉटेस्ट प्लैनेट है, याद रहेगा। और पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा है, शुक्र है। ठीक, मंगल ना लगाना, शुक्र है। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है, तो ये 88 दिन में पूरा कर लेता है, क्योंकि बुध सबसे पास में और सबसे जल्दी यही कर लेता है। ठीक, आकाश में सबसे चमकदार, ये तो पहले हम कर चुके हैं, देखो सीरियस होता है। ठीक है, ठीक, आज के लिए इतना ही।